आज हम संधि के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। कई बार कई परीक्षक और विद्यार्थी ये समझते हैं कि वास्तव में संधि बहुत कठिन विषय वस्तु है, जबकि ये बहुत सरल विषय वस्तु है। जब तक हम इसके सरलीकरण को तरीके को नहीं समझेंगे तब तक हमें संधि समझ में नहीं आएगी। संधि को समझने के लिए सबसे पहले आप यह मस्तिष्क से निकाल दें कि इसे याद रखना है, रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। केवल आप तरीके को समझें कि वास्तव में संधि विषय वस्तु क्या है और इसे किस तरह से समझना है। यहाँ इसका सबसे पहले हमें शाब्दिक अर्थ समझना है कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना या जुड़ना। वर्णों के मध्य जो मेल होगा, जो भाव जुड़ेगा, उसी को हम संधि कहते हैं। संधि के अंतर्गत हमें यह सीखना है कि वास्तव में दो शब्दों के मध्य संधि होती कहाँ है। चाहे आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, तीनों संधियों का एक ही नियम है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के मध्य संधि होती है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे चाहे कोई भी संधि हो, उसके प्रथम शब्द के आगे के वर्ण और दूसरे शब्द के पीछे के वर्ण समान रहते हैं, चाहे संधि हो चाहे संधि विच्छेद हो। तो ये नियम हमेशा ध्यान रखना है। चाहे आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, कोई भी संधि हो, उनमें यही नियम चलेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो इस तरह से हम संधि कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जिससे एक नए वर्ण का निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। यह विकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकार का शाब्दिक अर्थ है बदलना, रूप बदलना, कि वर्णों के मध्य टकराव होगी, यह टकराने से एक नए वर्ण का निर्माण होगा। अगर स्वर का या स्वर संधि जैसे हम पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पहचानना है कि स्वरों का स्वर से मेल होने पर एक नया स्वर निर्मित होता है, इसलिए उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में एक नए व्यंजन का निर्माण होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि, ऐसी संधि जिसके अंतर्गत विसर्ग आएगा, लेकिन दोनों आपस में अंतिम और प्रथम में मिल क्या रहे हैं, स्वर और व्यंजन मिलकर एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, जबकि होना चाहिए कि एक नया व्यंजन बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर देखेंगे आप एक नया स्वर बन रहा है। तो हम अलग अलग कारणों को ध्यान में रखेंगे और उन कारणों से हम पहचान लेंगे कि यह शब्द आया है, तो इस शब्द के अंदर जो संधि है वह स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है। तो ध्वनि विकार उत्पन्न होगा, जिस प्रकार का विकार होगा उसी प्रकार की संधि होगी। अगर विकार उसमें स्वर का है तो वह स्वर संधि होगी, अगर उसमें विकार व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि होगी, और अगर उसके अंदर टकराने से विसर्ग का निर्माण होता है तो विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्वर संधि है स्वरों का मेल व एक नए स्वर का निर्माण। व्यंजन व स्वर अथवा व्यंजन का
व्यंजन से मेल होकर नया व्यंजन। तो यहां देखें स्वर का, जैसे अ से अ मिला, नया स्वर बना आ। अ भी स्वर, ये भी अ स्वर है, दोनों मिलकर नया क्या बन रहा है? आ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर संधि में स्वर आपस में मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करेगा। ये सबसे पहली इसकी पहचान है स्वर संधि में। अतः इससे संबंधित किसी भी शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमें स्वर दिखाई दे जाए उस शब्द के अंदर उसके अंदर आप देखेंगे कि शब्द अलग हो रहा है, लेकिन वर्णों के आधार पर हो रहा है। तो जब हम संधि करेंगे तो वहाँ भी स्वर दिखाई देगा, और जब हम संधि के अंतर्गत उसे विच्छेद करेंगे वहाँ भी हमें स्वर दिखाई देगा। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर एक नए स्वर का निर्माण हो रहा है। व्यंजन संधि में व्यंजन स्वर से अथवा व्यंजन व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है। वह नया स्वर निर्मित नहीं होता, नया व्यंजन बन रहा है। इससे हम पहचान सकते हैं कि नया व्यंजन बन गया। इसका मतलब क्या बन गया? ये व्यंजन संधि निर्मित हो गई। विसर्ग संधि में हम विसर्ग निर्मित होगा। वह विसर्ग स्वर और व्यंजन से मिलकर नए स्वर का निर्माण करते, जबकि व्यंजन व्यंजन से या व्यंजन स्वर से मिलकर एक नया व्यंजन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? स्वर बन रहा है। और कई बार व्यंजन जिसमें हलंत नहीं है उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन सब किस में बदल रहे हैं? विसर्ग में बदल रहे हैं। स्वर संधि में केवल और केवल सूत्र होंगे। ये ध्यान रखें, इसकी विशेषता है, इसकी ये पहचान है कि इसमें केवल सूत्र होंगे। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंदर इसके नियम होंगे। इन नियमों को ध्यान में रखकर हम व्यंजन और विसर्ग में अंतर करेंगे। और इन दोनों से बिल्कुल अलग स्वर संधि, जिसमें हम सूत्र निर्मित करेंगे, शब्द से सूत्र निकालेंगे और उस सूत्र से हम उस शब्द विशेष की संधि विच्छेद करना सीखेंगे, जिससे आप पता कर लेंगे कि वास्तव में हमारा सूत्र सही है और सही संधि विच्छेद हो रहा है। तो देखें, सबसे पहले स्वर संधि हम कितने स्वर, अभी तक वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि स्वर 11 होते हैं। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर एक नए स्वर का निर्माण होता है। उसे स्वर संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा। ये दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करेंगे। ये विषय ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर अंतर सीखेंगे कि कैसे, कि यहाँ अगर अ है या आ है, यहाँ अगर अ है तो भी मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ई ऊ से मिल रहा है तो भी क्या बन रहा है? स्वर बन रहा है। इस तरह से यहाँ आप इन सबको समझकर हल करना है कि वास्तव में हम विषय वस्तु को किस तरह से हल कर रहे हैं और किस तरह से हमें ये चीज़ें सीखनी है, करनी है। अगर हम उस विषय वस्तु को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम उसको अंतर कैसे करें, स्वर व्यंजन से अलग कैसे, व्यंजन विसर्ग से अलग कैसे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं। देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकारों की पहचान क्या है ये हम देखें। सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब क्या है कि जो अ है उससे बड़ा क्या हो जाएगा? आ। इस तरह से दीर्घ संधि हो गई। जिस शब्द में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हमें दिखाई दे, वह शब्द किसका उदाहरण हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तत्पश्चात गुण संधि,
अगर किसी शब्द में ए, ओ और री, जिसे हम अर कहते हैं, निर्मित होने पर अर बनेगा। अगर किसी शब्द में ए और री की मात्रा दिखाई दे, वह संधि कौन सी हो गई? गुण संधि, वृद्धि संधि। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमें किसी शब्द पर आई और औ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? आई और औ नजर आ रहा है, इसका मतलब वह संधि कौन सी हो गई? वृद्धि संधि होगी। अ से मिलकर आ, छोटी से मिलकर बड़ी, छोटे उ से मिलकर बड़ा उ, तो 6 स्वर हमने याद कर लिए। 7, 8, 9, 10, 11 स्वर। 11 स्वर यहीं पर समाप्त हो गए, पर अभी 2 प्रकार और बाकी है। यण संधि। यण संधि के अंतर्गत देखें, व्यंजन दिखाई दे रहे हैं य व र, लेकिन ये ध्यान रखें, अगर किसी शब्द के प्रारंभ में य व र आ रहे हैं या बीच में य व र आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको देखना है कि य व र के आगे का वर्ण स्वर रहित है या नहीं। उसके अलावा मूल शब्द क्या है, ये 2 चीज उसमें जांच करेंगे कि इनमें से कोई भी मात्रा उस शब्द में दिखाई नहीं दे रही है। य व र दिख जरूर रहे हैं, पर उसके आगे का वर्ण आधा है या नहीं, स्वर रहित है या नहीं। अगर ये है तो वह यण संधि है। उसके पश्चात हम उसके मूल शब्द को अलग करेंगे, तब हमें पूरा तरह से ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में वह यण संधि है। अयादि संधि। अयादि संधि देखें, अगर किसी शब्द में अय, आय, अव, आव है, तो इसका तात्पर्य है कि वह शब्द अयादि संधि का है। जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द दूसरा विशेष शब्द विशेष ले लिया। मान लीजिए मैंने शब्द ले लिया नरेश। अब यहाँ नरेश शब्द आ गया, पूछा कि कौन सी संधि का है, स्वर संधि के अंदर है या व्यंजन या विसर्ग के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि र में कौन सा स्वर है? ए। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक किस में आ रहा है? गुण संधि में। इसका तात्पर्य कि नरेश के शब्द का उदाहरण हो गया नरेश, शब्द गुण संधि का हो गया। अब शब्द आ गया पवन। अब देखें, पवन शब्द में आ, ई, ऊ की कोई मात्रा नहीं है, ए और री की कोई मात्रा नहीं है, आई और औ की कोई मात्रा नहीं है, य व र में से व है। लेकिन यण संधि तभी होगी जब य व र के आगे का वर्ण, पहले का वर्ण स्वर रहित हो। ऐसा नहीं है, ये पूर्ण व्यंजन है, अतः यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि क्या अयादि तो नहीं है, तो प में कौन सा स्वर है? अ, और ये व आप नीचे उतारें तो क्या बन गया? औ। इसका तात्पर्य है कि पवन शब्द अय आने के कारण क्या बन गया? अयादि संधि का उदाहरण हो गया। अब अगर शब्द यहाँ पर आ गया महिष, तो देखें महिष में दीर्घ ई है, और दीर्घ ई पूरे इसके अंदर किसमें है? दीर्घ संधि के अंदर है। अगर शब्द आ जाए परोपकार, तो परोपकार शब्द में देखें र में क्या है? ओ। तो ओ किसमें? देखिए आप गुण संधि के अंदर, ये परोपकार शब्द किसका हो गया? गुण संधि का हो गया। अगर शब्द आ जाए महेश्वर्य, तो महेश्वर्य में देखें आई, मात्रा किसमें है? आई, वृद्धि संधि में, तो इसका उत्तर क्या हो गया? वृद्धि संधि। अगर शब्द आ गया यहाँ पर अध्यक्ष, तो देखें अध्यक्ष में आ, ई, ऊ कोई मात्रा नहीं है, आई, ओ, री भी कोई मात्रा नहीं, ए और औ भी नहीं है, य व र में से य आ रहा है, यह आ गया। इसका मतलब अब हम देखेंगे कि इसमें यण का कोई नियम लागू हो रहा या नहीं। यह है, यह वर्ण आ गया। यह के आगे देखें जो वर्ण है, जो व्यंजन है, स्वर रहित है या नहीं? स्वर रहित है। इसका तात्पर्य उदाहरण किसका हो गया? यण संधि का हो गया। तो इस तरह से हम शब्द विशेष में, तो हम अभी स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकारों में से कौन सा शब्द किस प्रकार का है, वह हम मात्रा से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस शब्द के अंदर आई हुई मात्रा से आप पहचान लें कि वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, या वृद्धि संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का है, कौन सी संधि का है। तो इस तरह से करने से, मात्राओं को पहचानने से हम स्वर संधि को पहचान लेंगे और स्वर संधि सीख लेंगे। अब इसका दूसरा भाग कि यह शब्द स्वर संधि का है या
इसमें गुण संधि का है मान लीजिए, तो उस गुण संधि का जो शब्द है उस शब्द का अब हमें संधि विच्छेद सीखना है। ये थोड़ा कठिन पार्ट लगता है, तो इसको और भी सरल हम करेंगे कि जहां हमें शब्द में मात्रा दिखाई दे रही है कि महेश्वरी में हमने ऐ यहाँ से निकाला है, तो अब शब्द जो है यहाँ पर टूटेगा। जहाँ से हमने मात्रा निकाली वहीं से शब्द को तोड़ना है कि यहाँ पर हमने महिष में ई निकाला तो यहाँ पर ई, यहाँ से पहचान हो गई कि ई आ रहा है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर सब टूटेगा। नरेश में र में से ए को बाहर निकाला है तो नरेश में जहाँ से ए से बाहर आ रहा है तो यहाँ पर सब टूटेगा। पवन में यहाँ पर सब व जहाँ से बाहर आ रहा है वहाँ से टूटेगा। परोपकार में ओ र में से वो बाहर निकला तो इसका मतलब यहाँ से ये शब्द अलग हो जाएगा। तो जहाँ से शब्द विशेष से आपने पहचान के लिए मात्रा निकाली वहीं से शब्द को अलग कर दें। उसके पश्चात हम देखेंगे कि अब इसमें सूत्र क्या निर्मित हो रहा है। आप सूत्र बनाकर फिर उसका संधि विच्छेद करें, रटावा या पहले से तय हुए दिमाग के सूत्र न लगाएं, शब्द विशेष से सूत्र बनाएं और उससे आप उसमें जांच करके अपना सही संधि विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में कोई भी शब्द आ सकता है, हमें यह अभ्यास करके सीखना है कि वह शब्द हम किस तरह से संधि विच्छेद करें, कि तय नहीं है कि क्या शब्द आएगा। तो आप इस तरह से अभ्यास करें कि कोई भी शब्द आ जाए एग्जाम में हम उसका संधि विच्छेद कर सकें या कर पाएं। तो देखें, सबसे पहले हम इसमें स्वर संधि में सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जैसे हमने पढ़ा आ, बड़ी ई और ऊ। सबसे पहले हम आ को ले रहे हैं। देखें, आ से हम 4 सूत्र बना सकते हैं। प्रथम शब्द के अंत में अ, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आ बनता है, अ और आ मिलकर भी आ बनता है, और आ से अ मिलकर भी अ निर्मित होता है दीर्घ, और दीर्घ से दीर्घ मिलकर फिर दीर्घ का निर्माण होता है। तो इस तरह से आ को 4 सूत्र में हम बांट सकते हैं और ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपका सूत्र बन जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए शब्द आ गया दयानंद। दयानंद, अब दयानंद में देखें यहाँ पर हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो आ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखें आ कहाँ है? दया के अंदर आ है, यहाँ पर आ स्वर हमने निकाल लिया। अब देखें दया में से य में से आ बाहर आ गया, इसका मतलब मूल शब्द क्या आ रहा? दय, और यहाँ नंद। तो दया में दय कोई शब्द नहीं होता, मूल शब्द होता है दया। अब देखें य में क्या बन रहा है? आ प्लस, प्लस से पहले आ, देखें प्लस से पहले आ कितनों में है? इन 2 में है। आ, उसके बाद प्लस, अब इसके बाद अ या आ यहाँ लगाइए। पहला है हम अ लिखते हैं, आनंद हो गया। अब दिखते हैं आ लिखते हैं, अब ये पूरा शब्द हो गया। तो आ और ये भी आ और आ मिलके आ, दयानंद। तो इस तरह शब्द से सूत्र निकालिए। जैसे शब्द विशेष आ गया हिमालय, म में आ है, इसका मतलब शब्द यहीं से टूटेगा। अब हम इस शब्द को अलग कर देते हैं, हिम प्लस यहाँ पर म से आ बाहर आ गया, पीछे रहा लय, म में अस्वर। यहाँ देखें अब अ, देखिए अ ये रहा, और ये 2 अ में, प्लस से पहले 2 में अ है, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद अ या आ यहाँ पर रखेंगे। पहला शब्द है अल्य, कोई शब्द नहीं बनता। आलय, आलय मने स्थान, अ प्लस आ, ये हमारा सूत्र हो गया, अ प्लस आ। हिम मने बर्फ, बर्फ का स्थान अर्थात हिमालय। अगर शब्द आ रहा है रामानंद, रामानंद में देखें राम म में आ है, इसका मतलब मूल शब्द यहीं से टूटेगा। जहां से आप स्वर बाहर निकाले वहीं से शब्द को अलग कर दें, राम प्लस अब पीछे रहा नंद। तो राम में राम पूरा एक शब्द मिल गया, तो म में अ, प्लस से पहले अ इन 2 में है। यहाँ पर देखें प्लस के बाद अ और आ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अ नहीं बैठ रहा, फिर आ, आनंद, अ प्लस आ, ये रामानंद। तो इस तरह से शब्द में से ही हम सूत्र निकालकर
सही सूत्र लगाकर शब्द का सही संधि विच्छेद कर सकते हैं। कोई शब्द रटने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से हल कीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, सही संधि विच्छेद होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं ई से संबंधित। लघु से लघु मिलकर दीर्घ, दीर्घ से लघु मिलकर दीर्घ, और दीर्घ से दीर्घ मिलकर दीर्घ, और लघु से दीर्घ मिलकर दीर्घ। इस तरह से इसके भी ई के भी 4 सूत्र बन गए। अगर शब्द आ गया सीधा रविंद्र, इस शब्द को कई विद्यार्थी, कई परीक्षक, यहाँ तक कि जिसका नाम है वह भी गलत लिखता है, ई छोटी लिखते हैं रविंद्र, जबकि गलत है। रविंद्र में दीर्घ ई आती है। अब यहाँ पर देखें ई बड़ी, इससे ई बड़ी यहाँ पर है, इसका मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहीं से हम शब्द को अलग कर देंगे रवि, तो रवि ई बड़ी बार आई, यहाँ सब टूट गया, तो रवि वास्तव में किस तरह लिखते हैं, रवि, ये प्लस ये अलग हो गया। यहाँ लघु ई, ये लघु ई कितने में है, एक इसमें है, एक इसमें, प्लस से पहले, प्लस से पहले इन दो में, प्लस के बाद छोटी बड़ी ई, तो पहले लघु ई, तो देखें यहीं पर हो गया ई प्लस ई, ई प्लस ई, रवि प्लस इंद्र, दीर्घ ई रविंद्र। अगर इसी तरह मान लीजिए शब्द आ गया परीक्षा, परीक्षा शब्द भी कई विद्यार्थी गलत लिखते हैं, ई छोटी लिख देते हैं, परीक्षा ई लघु, कीचड़ कहलाता है, युग्म शब्द परीक्षा, परीक्षा, तो सही शब्द है परीक्षा। दीर्घ ई, यहाँ सब टूटेगा, परी, कि अगर आप यहाँ परी ई बड़ी लिखते हैं तो परी जैसे बच्चों की बाल कल्पनाओं वाली जो होती है वो परी, वो नहीं है। यहाँ पर परी मने चारों ओर, परी प्लस सा, ई लघु प्लस ये ई हमें छोटी या बड़ी है, यहाँ से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण से, देखें सभी में प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस लघु, लघु, लघु के बाद लघु और दीर्घ ई, यहाँ पर लघु लगाएं, इच्छा, बड़ी ई, ये उच्चारण से आप लगा सकते हैं, ई इच्छा या ईक्षा, प्रोनाउंस करेंगे अपने आप उच्चारण से पता लग जाएगा, ई बड़ी आ रही, छोटी आ रही, दीर्घ ई, तो लघु और दीर्घ, परि प्लस इच्छा, परीक्षा, लघु और दीर्घ, ये देखें लघु और दीर्घ इस तरह से बन गया। तो कोई भी शब्द आए, अगर आप शब्द विशेष को सही संधि विच्छेद करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। तो रविंद्र की जगह कविंद्र भी आ सकता है, जैसे महिंद्र शब्द आ गया, महिंद्र दीर्घ ई, मही। अब देखें शब्द विशेष रिपीट होते हैं, इंद्र, इंद्र बार आ रहा, बार बार आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ई लघु है। मही शब्द अगर बार बार आ रहा है तो पहले उसे ई को बाहर निकालेंगे तो मह बनेगा, मह पर वापस हम ई लगाएंगे। मही का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी या धरती, और ये, तो यहाँ पर देखें दीर्घ ई प्लस वापस देखें इंद्र बन गया, तो मही, दीर्घ और लघु, दीर्घ और लघु, ये देखें दीर्घ और लघु। या शब्द है रजनीश, देखिए रजनीश दीर्घ ई यहाँ है, मूल शब्द क्या है, रजनी, रजनी मने रात। जितने आप पर्यायवाची रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, आपकी जो वोकेबलरी व्याकरण बहुत अच्छी होती जाएगी। पर्यायवाची से आप शब्द को पकड़ना सीख जाएंगे कि इसका मीनिंग रात होता है, इसका मीनिंग दिन है, इसका मतलब राजा होता है। तो संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सभी में वह शब्द टकराएंगे और आप तत्काल उसके शब्द को, अर्थ को समझ लेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाएगा। कि रजनी मने रात होता है, रजनी इसी तरह लिखा जाता है, पर्यायवाची हमने पढ़ा तो दीर्घ, अब यहाँ पर स आ गया, रजनी ई यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ सब टूट रहा है, अब दीर्घ ई प्लस, यहाँ दीर्घ ई देखिए कितनों में, पहले और दूसरे में, इसके बाद प्लस लघु और दीर्घ, पहले लघु लगाएंगे फिर दीर्घ, रजनी प्लस इस और रजनी प्लस ईस, तो ईस मने देवता या स्वामी, रात का देवता या स्वामी, रजनी मने रात, रात का देवता अर्थात चंद्रमा। तो रजनी चंद्रमा का पर्यायवाची है। आपने पर्यायवाची अधिक से अधिक पढ़ रखे हैं, ध्यान है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मूल शब्द आपको ध्यान आ जाएगा। रजनी प्लस ईस, दीर्घ ई, रजनीश रात, रात का देवता चंद्रमा।
तो इस तरह दीर्घ ई के 4 सूत्र बन रहे हैं। इन चारों सूत्र से देखें इस तरह से ये नियम बन रहे हैं। तो किसी भी शब्द को रटने की जरूरत नहीं है, जहां मात्रा निकल रही है दीर्घ ई की वहां से ई को बाहर निकालें, जो शब्द बच गया उसको लिख के प्लस करके जो पीछे का बच जाए लिख दीजिए। यहाँ पर देखें रजनी, इसमें मैंने जिस तरह से रजनी प्लस ईस किया है, मूल शब्द रजनी बाहर आ गया प्लस स, यहाँ पर बड़ी आएगी छोटी हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट लघु, लघु से दीर्घ, लघु ऊ और दीर्घ ऊ से दीर्घ ऊ, और दीर्घ से लघु ऊ दीर्घ, और दीर्घ से दीर्घ मिलकर दीर्घ। इस तरह से इसके भी 4 सूत्र हैं, इनको भी हमें ध्यान से समझना होगा। देखें सब ये रटने की आवश्यकता नहीं, याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आपको पता लग जाएगा। लघु, लघु से दीर्घ, दीर्घ से लघु, लघु से दीर्घ, इस तरह से सभी दीर्घ बनेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि क्या है शब्द से। जैसे सूक्ति शब्द आ गया, पंक्ति, यहाँ ऊ दीर्घ, यहाँ दिख रहा ऊ दीर्घ, तो यहीं से शब्द अलग हो जाएगा सुक्ति। अब यहाँ ऊ अलग हो रहा है सु, तो सु जो है एक उपसर्ग है जिसमें ऊ छोटा आता है, सु प्लस यहाँ पर ये बच गया ती। तो यहाँ देखें जो अलग किया उसमें देखें ऊ छोटा प्लस उक्ति के लिए लघु ऊ किस में, इन दो में, यहाँ प्लस के बाद छोटा और बड़ा, पहले इसमें देखते हैं ऊ, यही हो गया। उक्ति नहीं होता है, उक्ति होता है। उक्ति माने कहना। तो लघु और लघु क्या बना, दीर्घ, सु प्लस उक्ति सुक्ति। अगर शब्द आ जाए कटु उक्ति, तो कटु में देखें मूल शब्द क्या है, कटु, कटु नहीं, उच्चारण से अपने आप अभ्यास से आ जाएगा आपको। देखें फिर से टर्म है लघु प्लस उक्ति, शब्द रिपीट हो गया, अपने आप पता चल गया हमें कि लघु ही है, ऊ प्लस ऊ उक्ति। तो इस तरह से क्या बन गया, सुक्ति कटु उक्ति। अब देखें यहाँ पर एक शब्द और है, ये विशेष ध्यान रखें कि क्या बनता है, किस तरह से शब्द विशेष अलग होते हैं, ये अभ्यास से आपको आएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए शब्द आ गया भूर्जा, क्या शब्द आ गया, भूर्जा। ये कई बार परीक्षा में आया है। भ में ऊ, भू, भू माने धरती, भू प्लस जा। अब यहाँ पर देखें भू में ऊ दीर्घ प्लस, अब दीर्घ ऊ कितनों में, इस दो में ऊ है, प्लस के बाद लघु और दीर्घ, पहले लघु को लगाएंगे, क्या उच्चारण होगा, ऊर्जा। अब इसमें दीर्घ ऊ लगाते हैं, क्या बन गया, ऊर्जा, दीर्घ प्लस दीर्घ, भू ऊर्जा। इसकी जगह भूधर्व शब्द भी आ सकता है, तो भू ऊर्जा के तरह भूधर्व आए, कोई भी शब्द आए, जैसे लघु उर्मी, लघु प्लस उर्मी, सरयू उर्मी, सरयू प्लस उर्मी, तो वहाँ पर भी शब्द विशेष को ध्यान रखेंगे कि कहाँ ऊ छोटा है कहाँ बड़ा, ये हम ध्यान रखें कि दीर्घ ऊ हमेशा किस में आता है, दीर्घ संधि में। अब संधि विच्छेद करते समय ऊ छोटा होगा या बड़ा, लघु होगा या दीर्घ, हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। प्लस से पहले वाला ऊ हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से। प्लस के बाद द्वितीय ऊ दीर्घ है या लघु हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से। तो इस तरह किसी भी शब्द को हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुण संधि, गुण संधि के अंतर्गत हमने क्या देखा, ए, ओ और री, जो कि अर में बदलता है। देखें प्रथम शब्द के अंत में अ या आ हो और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में, यहां देखें अगर अ से मिलता है तो क्या बनता है, ऊ बनता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, गलती नहीं करनी है कि ए बना रहे हैं तो क्या बनेगा, अ ऊ ऊ। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो न यहाँ ए ओ री है, तो उसी के अनुसार सूत्र बनाना है, अ छोटी या बड़ी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे शब्द आ गया, हमने अभी पढ़ा था नरेश, यहाँ देखें र में क्या है, ए है, यहाँ ए है,
तो जहाँ से हमने ए निकाला, हमने पहचान लिया कि ए आ गया नरेश में, ए किसका है उदाहरण, गुण संधि का। ये हो गया हमारा उत्तर अगर पूछे कि कौन सी संधि। अब कह रहे हैं कि संधि विच्छेद कीजिए, तो जहाँ से हमने ए निकाला उस वहीं से शब्द को अलग कर दीजिए, नर। पीछे क्या बच गया, स। र में कौन सा स्वर है, अ प्लस, तो अ प्लस अब छोटी या बड़ी ई, यहाँ देखें नर प्लस इस या नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, तो अ प्लस दीर्घ ई, तो ये अ प्लस दीर्घ ई, तो क्या बन गया, नरेश। बिल्कुल सही शब्द बना हमारा। अब जैसे शब्द बन गया सुरेश, यहाँ पर र में ई बाहर आ गया, मूल शब्द क्या है, सुर, फिर स बन रहा है, स में हम फिर से देखें इस बन रहा है, तो सुर प्लस अ प्लस दीर्घ ई, सुरेश। इस तरह अगर शब्द है रमेश शब्द आ रहा है, तो रमेश शब्द में देखेंगे कि ए बार आ गया, तो ए बार आने पर शब्द क्या बना, रम। रम कोई शब्द नहीं है, तब हम क्या करेंगे, आ लगेंगे, रमा। और ये स, म में क्या है, आ प्लस, यहाँ पर देखें प्लस से पहले आ, ये रहा, प्लस के बाद छोटी दीर्घ, लघु और दीर्घ, पहले हम लघु लगाते हैं, यहाँ देखें ई नहीं आ रहा, ईस, तो आ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस दीर्घ ई, रमेश। रमा मने लक्ष्मी और ईस मने स्वामी, तो लक्ष्मी के स्वामी अर्थात रमेश अर्थात विष्णु, तो लक्ष्मीपति अर्थात रमेश किसके स्वामी है, लक्ष्मी के स्वामी, इसलिए उनका नाम रमेश है। रमा प्लस ईस, रमेश अर्थात विष्णु। तो यहाँ हम मूल शब्द अलग करेंगे। अगर मूल शब्द आपका सही नहीं बन रहा है तो वहाँ अ की जगह आप क्या लगा सकते हैं, आ लगा सकते हैं, क्योंकि सूत्र में दे रखा है अ या आ, दोनों में से कोई एक प्लस से पहले आ सकता है। प्लस के बाद लघु या दीर्घ, यहाँ देखें दीर्घ आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही शब्द है, रमेश हमारा ए, इसमें मात्रा सही है। तो इस तरह कोई भी शब्द आए रटे नहीं, अभ्यास करें, अभ्यास से आप शब्द को पकड़ना और सूत्र बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद परीक्षा में चाहे कैसा भी उटपटांग घुमा फिरा कर शब्द बनाकर भी दें तो भी हम हल कर लेंगे कि यहाँ ये संधि है, यहाँ पर ये मात्रा है, यहाँ से हम जहाँ से मात्रा निकाली वहीं से शब्द को हम अलग कर देंगे और हम उसमें सूत्र लगाकर उसका सही संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके पश्चात गुण के बाद हमारे इसके अंदर हमने ए पढ़ा, अब हम ऊ पढ़ रहे हैं। ऊ, यहाँ देखें ऊ कौन सा, ओ के संबंध में, कि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में लघु ऊ या दीर्घ ऊ है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे शब्द है परोपकार, परोपकार शब्द र में ओ, यहाँ से हमने मात्रा निकाल दी, ओ बाहर आ गया, जहाँ से हमने ओ को बाहर निकाला वहीं पर शब्द को अलग कर देंगे, पर प्लस पीछे क्या बच गया, पकार। र में अस्वर, प्लस से पहले अ, प्लस से पहले अ आ गया, प्लस के बाद छोटा ऊ या दीर्घ ऊ, यहाँ पर देखें लघु लगाएं, बन गया शब्द ऊ। अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ क्या बन गया, परोपकार। अगर शब्द आ गया सूर्य उदय, सूर्य उदय, य में ऊ की मात्रा बाहर आ गई, मूल शब्द क्या बन रहा है, सूर्य प्लस यहाँ पर दय, तो य में अ, प्लस से पहले अ, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद लघु या दीर्घ, यहाँ देखें लघु, पहले लघु लगाएंगे, नहीं हो तब हम दीर्घ लगाएंगे, तो अ प्लस ऊ, ये रहा अ प्लस ऊ, यहाँ बन रहा है। तो इस तरह अगर शब्द बन रहा है महूर्जा, अभी हमने भूर्जा पढ़ा, महूर्जा, मह में ओ की मात्रा, इसका मतलब शब्द यहाँ से टूटेगा, मह कोई शब्द नहीं। अगर मात्रा निकालने से अगर कोई शब्द मह बन रहा है तो उसे हमेशा महा में आप बदल दें, ये नियम इसमें। तो अ बन नहीं रहा है तो आ लगाएं, प्लस ये यहाँ आ गया। अब प्लस से पहले देखें ह में आ है, प्लस के बाद छोटा ऊ या दीर्घ ऊ, पहले लगाते हैं ऊर्जा, फिर लगाते हैं ऊर्जा। अपने आप लिखने का अभ्यास करेंगे, आपको अपने आप ज्ञात हो जाएगा ऊ छोटा है या बड़ा। आ प्लस ऊ, आ प्लस दीर्घ ऊ, महूर्जा। तो चाहे परोपकार शब्द है, सूर्योदय है, महूर्जा है,
कोई भी शब्द आ जाए आप इस तरीके से इसे हल करें। सभी में देखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं के मध्य संधि। म वैसा का वैसा है, ये जा का वैसा है। इसका मतलब कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द की प्रथम वर्ण के मध्य ही संधि होती है। बाकी दोनों शब्दों के जितने वर्ण हैं, संधि विच्छेद हो चाहे संधि हो, समान रहते हैं। अगला हमारा री है। री से हम क्या बना रहे हैं? अर। वास्तविक रूप से बनता क्या है? अर। अ या आ, ये ध्यान रखना, अ या आ री मिलने पर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। ये इसका सूत्र है। अ या आ री से मिलने से क्या बनेगा? अर। तो कैसे बनेगा? जैसे शब्द आ गया महर्षि शब्द आ गया, यहाँ आप देखेंगे कि ई जो है यहाँ भी अ, यहाँ भी अ है, लेकिन यहाँ पर लघु ई है, इसका मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब हम देखते हैं कि महर्षि, महर्षि यहाँ पर शब्द अलग हो रहा है, मह, और यहाँ पर क्या लग रहा है? सी। ये अलग कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मह है वो हमेशा किस में बदल जाएगा? महा में बदल जाएगा। तो आ प्लस यहाँ हमेशा देखें प्लस के बाद हमेशा री आएगी, ऋषि। तो यहाँ देखें महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, आ प्लस री क्या बना? महर्षि। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ तो री र राय नहीं, यहाँ से कहाँ से आ गया? तो देखिए हम इसको हल करते हैं वापस अच्छे से और शब्द को तोड़ते हैं कि जैसे ह में आ बाहर आ गया, ऋषि में से री बाहर आ गया, तो मह में से ह में से आ बाहर आते ही ह में हलंत आ गया, प्लस यहाँ पर देखें ऋषि में से री बाहर आ गया तो इसको सी कर दिया। ये हो गया। आ और री मिलके क्या बना रहे? अर। ये अ ह में चला गया और र में जो हलंत है इसके ऊपर आ गया, तो महर्षि। तो यहाँ ये कई विद्यार्थी बना देते हैं इस तरह, तो हमें ये नहीं करना है। देखेंगे वापस समझेंगे कि मह, ह में से आ बाहर आ गया, तो ये तरीका गलत है। तो ह में से आ बाहर आ गया मह, और ऋषि में से री बाहर आ गया सी। अब आ और री मिलकर बन रहे हैं, ये अ ह में जाएगा तो क्या बन जाएगा? मह, और ये पीछे र पीछे रह गया तो क्या बन गया? महर्षि। ठीक है। अब जैसे सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, देखें यहाँ भी त में अ, ऋषि का री, अ और री, अ और री, अर, ये र ऊपर आ गया, महर्षि, सप्त ऋषि। जैसे राज ऋषि, राज ऋषि में देखें मूल शब्द क्या है? राजा या राज या राजा आप लिख सकते हैं। तो ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। तो राज ऋषि का मतलब होता है राजा होते हुए भी जो ऋषि की तरह रहे, उसे हम राज ऋषि कहते हैं। तो राजा का ज का आ और ऋषि का री, आ और री मिलके क्या बने? अर। हम इस शब्द को तोड़कर भी आप सीख सकते हैं कि वापस हमें इस तरह से आना है कि बना है, पर आप वापस कैसे आएंगे? तो ज में आ चला गया, आ बाहर आ गया, ज में हलन, ऋषि में से री बाहर आ गया सी। अब आ और री मिलके अर बना रहे हैं, तो अ ज में चला जाएगा, ये ज हो गया, और र श के ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से क्या शब्द बन गया? राज ऋषि। तो संधि से संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से वापस आप संधि कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार हमने गुण संधि के अंतर्गत पढ़े। दीर्घ संधि के अंदर भी हमने तीन प्रकार पढ़े। तो ये जो तीन प्रकार हमने पढ़े, इनमें आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि आए तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और अगर गुण संधि आए तो क्या करेंगे? ए, ओ और री। आपको स्वर संधि में केवल उनके प्रकारों की मात्रा ध्यान में रखनी है। अगर आपको मात्रा ध्यान है कि ये स्वर आ रहा है, ए आ रहा है, इसका गुण संधि, ऐ आ रहा है तो वृद्धि संधि है, तो इस तरह से आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर निकाल सकते हैं। किसी भी शब्द को कहीं पर भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम संधि पढ़ते हैं सिर भारी हो जाता पत्थर की तरह, क्योंकि बहुत से शब्द वो रट भी लेते हैं, बहुत से सूत्र उनके मस्तिष्क में घुस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है कि आ गया है दीर्घ संधि है, और अगर ओ आ गया है तो गुण संधि है। बहुत ही सीधा तरीका है। इस तरह से आप हजारों शब्द संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं, देखें
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत हमने पढ़ा है ऐ और औ। ये दो मात्राएं, अगर किसी शब्द में ऐ और औ है, इसका तात्पर्य है कि वह किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का है। अब यहाँ पर आपको दो दो मात्राएं सीखनी है। किस तरह से कि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ए या ऐ आए तो वापस वह ऐ में बदल जाएगा। इससे भी आप चार सूत्र बना सकते हैं। अ ए से मिलकर ऐ, अ ऐ से मिलकर ऐ, आ ए से मिलकर ऐ, या आ ए से ऐ से मिलकर ऐ। तो जैसे शब्द आ गया एक एक, ये सब दे दिया एक एक। तो क में देखें आप ऐ की मात्रा है, इसका मतलब है शब्द यहीं से टूटेगा। तो क में से ऐ को हम निकाल दें तो एक, यहाँ हम हलंत लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने पहचाना है सिर्फ कि ए यहाँ पर है, इसलिए शब्द इसको अलग कर दिया, पीछे क बच गया। क में अस्वर, देखें प्लस से पहले अस्वर, प्लस के बाद ए या ऐ, हम पहले ए लगाते हैं ए, एक प्लस एक, अ प्लस ए, अ प्लस ए बड़ा ए, एक एक। या सदैव, ए यहाँ से सद, सद कोई शब्द नहीं होता है, द शब्द नहीं तो आ लगाएं, सदा प्लस व बच गया। द में आस्वर, अब देखें आ प्लस ए या ऐ हम ए लगाते हैं, सदा प्लस एव सदैव, आ प्लस ए सदैव। इसी तरह तथा प्लस एव तथेव। अब अगर शब्द है मतेक्य, देखिए मतेक्य, ऐ की मात्रा त में, इसका मतलब शब्द यहीं से टूट रहा है, मत प्लस क्य। त में कौन सा स्वर? अ, प्लस अ से पहले, प्लस से पहले अ और प्लस के बाद ए या आई, एक लगाते हैं ऐक्य, और ऐ लगाते हैं ऐक्य। तो अ प्लस ऐ, अ प्लस ऐ क्या हो गया? मतेक्य हो गया। तो तथेव हो, सदैव हो, मतेक्य हो, तो ऐ की मात्रा जिस शब्द पर होगी, दो मात्राएं जिसे हम कहते हैं बड़ा ए, उसे इस तरह से आप जहां पर ऐ आ रहा वहीं से शब्द को अलग कर दें, अपने आप संधि विच्छेद हो जाएगा। अब परीक्षा में इसकी जगह कोई और अन्य शब्द भी आ सकता है जिस पर ऐ हो, जैसे महेश्वर्य शब्द आ गया, तो महेश्वर्य में ह में देखें ऐ है, और मह आने पर हमेशा मैंने कहा शब्द किसे बदलेंगे? आ में महा, पीछे बच गया स्वर्य। तो ह में आ प्लस ए या ऐ, ए लिखते हैं ऐश्वर्य या ऐश्वर्य, आ प्लस ए ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। तो आ प्लस ए, देखिए ये आ प्लस ऐ बन गया। तो ये शब्द, इसमें भी हमने जहाँ मात्रा है वहीं पर शब्द को बाहर निकाला है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। प्रत्येक संधि में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण प्लस से बाद प्राप्त हो जाएगा सूत्र के अंतर्गत। इसके पश्चात हमने वृद्धि संधि में दूसरा हम देखेंगे औ। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना है कि अ या आ द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ओ या औ आए, तो यहाँ देखें बहुत ही सीधा तरीका है, वो क्या बनेगा? औ, ये रह गया औ, ये बन गया कि किसी भी शब्द में औ की मात्रा आए वह क्या बनेगा? वृद्धि संधि का उदाहरण बनेगा। जैसे शब्द आ गया परमौषध, तो औ की मात्रा देखिए आ रही है, दो मात्राएं, बड़ा ओ है, यहां पर शब्द अलग कर दें, परम प्लस शद, ये बच गया शब्द, यहाँ ओ बार है, मूल शब्द परम। अब देखें म में अ प्लस से पहले अ, तो प्लस के बाद ओ और औ, तो यहाँ देखें औ लगाते हैं, तो सही मात्रा है औषध, अ प्लस औ, अ प्लस औ, देखें अ और औ। अभ्यास करने से धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ दीर्घ है या लघु है, छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ। ये भी कहाँ से मिलेगा हमें? प्लस के बाद। हमारे पास सूत्र है, यहीं से हम निर्मित कर देंगे। अगला शब्द देखिए महौषध, फिर मह आ गया, तो मह को हमने किसमें बदला? महा में
प्लस औषध, यहीं पर हमने अभी शब्द बनाया था मह में आ, यहाँ देखें यही शब्द वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या बना, औ। तो देखिए आ प्लस औ, महा प्लस औषध महौषध। अब जैसे शब्द, अब ये शब्द विशेष आप ध्यान रखें कि दो दो मात्राएं जब आ जाती है तो ये किस तरह हल करना है। पहले वृद्धि संधि देखें, वृद्धि संधि के अंदर औ आ रहा है, जहां हमें मात्रा मिल रही वहीं से शब्द को हम अलग कर रहे हैं। तो चाहे दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, सभी में यही नियम है, मात्रा देखें वहीं से शब्द को अलग करें और दूसरा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण सूत्र से ज्ञात कर लें, आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही हो जाए। तो यहाँ देखें महौषध है, परमोषध है, जैसे शब्द आ गया परमोज, ओ की मात्रा बड़ी, यहाँ मूल शब्द अलग हो गया, परम प्लस ज, म में अ। अब देखें अ प्लस ओ या औ, तो देखिए ओज, परम प्लस ओज, ओज माने चमक, श्रेष्ठ चमक, तो अ प्लस औ क्या बन गया, औ। तो इसकी जगह महोज भी कर सकते हैं, महा प्लस ओज, परम प्लस ओज। तो दीर्घ ओ आने पर यहाँ देखें औ है, बड़ा है, छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ, जिसे आम भाषा में कहते हैं औ छोटा या बड़ा, बड़ा आने पर वहाँ से हम मात्राओं को अलग करें। इसमें भी देखें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय का प्रथम, इनके मध्य संधि हुई। तो इन तीन संधि के बारे में जो हमने आज पढ़ा है उसे अच्छे से आप पढ़ें, समझें कि हम कैसे पहचानें, किस तरह से सूत्र बनाएं और किस तरह से उसका संधि विच्छेद होता है। तो इस तरह से हम हर वीडियो में व्याकरण के अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने संधि के बारे में जानकारी ली है, उसका प्रथम भाग स्वर संधि के बारे में पढ़ा है। इसके पश्चात हम दो और इसके प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा जो हमने पढ़ा वृद्धि संधि, अब उसके बाद हमारा आएगा यण संधि, फिर अयादि संधि। यण संधि, अयादि संधि इन तीन से थोड़ी भिन्न है, लेकिन इनमें भी संधि विच्छेद होने पर दोनों तरफ स्वर मिलकर य व र में बदलते हैं, या अयादि संधि होने पर अव आव अय आय में बदलते हैं।